हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आप 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आपके चैप्टर का क्या नाम है, पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। मतलब आपका जो कैरिकुलम डेवलपमेंट है उसके मॉडल क्या है। प्रतिमान मतलब आपका क्या होता है, मॉडल होता है। तो ये आपको पढ़ना है, इसके कौन कौन से मॉडल हैं इस के बारे में आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और देखिए कि जैसे आप पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए कि प्रशासनिक प्रतिमान मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके मॉडल की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन आपको करना है। तो देखिए कि जैसे किसी भी विद्यालय में प्रशासनिक प्रतिमान का मतलब आपका विद्यालय से संबंधित जो प्रशासन होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक प्रतिमान में किसी भी विद्यालय में पाठ्यक्रम का निर्माण करने एवं उसके विकास करने में प्रशासनिक प्रतिमान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आपका प्रशासनिक प्रतिमान ही निर्धारित करता है बालकों के आचरण व्यवहार को और सभी चीज़ों को मतलब नियमित रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक प्रतिमान महत्वपूर्ण होता है। एंड इसी में देखिए कि प्रशासनिक प्रत्येक शिक्षक द्वारा छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रशासनिक प्रतिमान की विस्तृत रूपरेखा को पूर्ण करने में शिक्षण रूपरेखा की मुख्य भूमिका होती है। प्रशासनिक प्रतिमान का प्रयोग अधिकतर उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है तथा उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। हमारे देश में अनेक उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा प्रशासनिक प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। एंड अब देखिए कि प्रतिमान या प्रशासनिक मॉडल क्या है। देखिए कि 1981 में शेलर, अलेक्जेंडर एवं लुइस ने इसे प्रतिपादित किया था। एंड इसमें पहला देखिए कि क्या है, लक्ष्य, उद्देश्य एवं इसका प्रभाव क्षेत्र। पाठ्यचर्या के विकास के मॉडल की सुव्यवस्थित मॉडल होता है। इसमें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला स्टेप क्या होता है, उसका लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। दूसरा आपका पाठ्यचर्या पर परिकल्पना मतलब कैरिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन किया जाता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके कैरिकुलम का। एंड अब प्रशासनिक प्रतिमान की विशेषताएं क्या हैं, इसको देखिए कि पहला विशेषता है कि इसे प्रसिद्ध प्रतिमान या मतलब कि फेमस मॉडल है। प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक मॉडल जो है ये सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। भारत में अधिकतर उपयोग किए जाने वाला मॉडल है ये। और इसके बाद निर्धारित लक्ष्यों की ये प्राप्ति में भी सहायक है आपका ये कौन सा, प्रशासनिक मॉडल। तो इतना आप विशेषताएं बताएंगे और सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा है उसको आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि सूत्र तथा स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ अभिकरण के से आप क्या समझते हैं। सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण में अंतर समझाइए। तो देखिए कि पहले आप सूत्र अभिकरण पढ़ेंगे, उसके बाद स्टाफ अभिकरण पढ़ेंगे एंड उसके बाद आपको इसमें दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखिए कि सूत्र अभिकरण में वह प्रत्यक्ष सत्ता है जो संगठन में निम्न अधिकारियों को कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष आदेश देती है या संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर अग्रसित होती है। एंड दूसरे मतलब इसमें ये यहाँ पर समझिए कि वह प्रत्यक्ष सत्ता है जिसमें उच्च स्तर, संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ये आगे बढ़ती है। यही दूसरे शब्दों में भी आपको समझाया गया है। एंड देखिए कि एल.डी. वाइट के अनुसार क्या है, सूत्र उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहता है जिसके लिए शासन स्थापित किया जाता है। एंड जॉन मिलेट ने भी कहा है एंड प्रोफेसर लेपावास्की ने भी कहा है। तो ये पूरा पढ़िए। एंड स्टाफ अभिकरण क्या है, स्टाफ अभिकरण संगठन में उस अभिकरण को कहते हैं जो गृहपालन या प्रबंधन संबंधी कार्यों को करते हैं या संगठन में अनुसंधान एवं नियोजन संबंधी कार्य के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अब इसमें चार्ल्सवर्थ के अनुसार स्टाफ अभिकरण क्या है, स्टाफ व कार्यकारी अधिकारी है जो अनुसंधान, प्रशिक्षण व निरीक्षण में विशेषज्ञ हो तथा मुख्य कार्यपालिका जिसके साथ वह संबंधित होता है उसके विचारार्थ प्रस्ताव एवं योजनाएं तैयार कर सके। तो ये स्टाफ अभिकरण है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। एंड सूत्र एंड स्टाफ अभिकरण में अंतर क्या है। पहला अंतर है कि सूत्र अभिकरण का जनता से सीधे संपर्क रहता है क्योंकि संगठन के कार्यों का प्रत्यक्ष संबंध उन्हीं से होता है, जबकि स्टाफ अभिकरण में आप प्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। पहला अंतर ये है, सूत्र अभिकरण संगठन के प्रमुख कार्यों का निष्पादन करते हैं और इस प्रकार वे स्वयं से में साध्य होते हैं, जब इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण का कार्य सूत्र अभिकरण के परामर्श देना एवं उनकी सहायता करना होता है। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सूत्र अभिकरण एंड स्टाफ अभिकरण।
और आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको पढ़ना है ज़मीनी प्रतिमान मतलब ग्रास रूट मॉडल क्या है, इसका क्या आशय है, ज़मीनी प्रतिमान के मॉडल एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ग्रास रूट मॉडल क्या है, ज़मीनी प्रतिमान से आशय वह अवधारणा से है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है ग्रासरूट मॉडल में। एंड देखिए कि शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें प्रवाह में अनेक कठिनाइयाँ रहती है, किंतु इस ज़मीनी प्रतिमान की मदद से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये ग्रास रूट मॉडल आपका हर समय जहाँ पर भी समस्या होती है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा पूरा, आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। एंड अब देखिए कि ज़मीनी प्रतिमान मॉडल के स्टेप्स कौन कौन सा है। पहला, आवश्यकताओं को पहचानना। दूसरा, उद्देश्यों का निर्माण। तीसरा है पाठ्यवस्तु का चुनाव। एंड चौथा है पाठ्यवस्तु का संगठन। उसके बाद पांचवा है कि अधिगम अनुभवों का चुनाव करना। छठा है अधिगम गतिविधियों का संगठन करना। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। एंड सातवां क्या है कि मूल्यांकन करना व मूल्यांकन के साधन। एंड ज़मीनी प्रतिमान की विशेषताएं क्या हैं ये देख लीजिए आप। तो पहली विशेषता इसमें क्या है कि प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण है इसका। दूसरा, छात्र केंद्रित होना। इसमें तीसरा, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। इसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है पहला। एंड दूसरा, छात्र केंद्रित होना। एंड तीसरा, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। हेडिंग कम से कम एक बार पढ़िएगा, आप अंदर का एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए सभी चीज़ें। एंड उच्च स्तर पर विशेष स्वरूप है इसका। स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ हाई लेवल। एंड तकनीकी दृष्टिकोण पर ये पूरा आधारित है। उसके साथ साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसमें तकनीकी दृष्टिकोण पर में क्या कह रहा है कि ज़मीनी प्रतिमान तकनीकी दृष्टिकोण पर पूरी तरह से आधारित होता है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय, छात्र, अभिभावक व समुदाय विशेष के लोगों की मदद ली जाती है। इसमें प्रत्येक बालक का विकास किया जाता है। इस दृष्टिकोण पर आधारित होने से विद्यालय में प्रतिमान की नीति व प्रक्रिया का क्रियान्वयन छात्रों की ज़रूरत को पूरा करता है। एंड अब देखिए कि प्रदर्शन मॉडल क्या है। प्रदर्शन मॉडल में आप पढ़ेंगे कि किसी भी विद्यालय की में शैक्षिक गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए कई प्रतिमान का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिनमें से प्रदर्शन प्रतिमान का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड अब देखिए कि प्रदर्शन प्रतिमान इस विधि का प्रयोग अनेक तकनीकी संस्थाओं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्र दिए गए अनुदेशन को अपनाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उसको अपनाते हैं और अपने पाठ का प्रदर्शन करते हैं। छात्र इस प्रतिमान का अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीखते हैं। प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग शिक्षा, शिक्षण व प्रशिक्षण से जुड़े सभी विभागों पर लागू होता है। और अब देखिए कि प्रदर्शन मॉडल जो है आपका, इसका प्रतिपादक कौन है, राल्फ डब्ल्यू टॉयलर जो हैं इसके प्रतिपादक हैं। एंड टॉयलर ने 1949 में इसे प्रकाशित किया। टायलर ने बताया कि जो व्यक्ति पाठ्यचर्या की खोज में शामिल है उन्हें 4 प्रश्नों का उत्तर अवश्य खोजना चाहिए। पहला कि विद्यालय का उद्देश्य क्या है। दूसरा, इस उद्देश्य का संगठन क्या है। एंड इस उद्देश्य के मूल्यांकन को अवश्य परिभाषित करना चाहिए। ये 3 आपका इसमें उसने बताया है कि पाठ्यचर्या नियोजन को इन सामान्य उद्देश्यों को पहचान, विषय वस्तु, शिक्षार्थियों एवं समाज के से प्राप्त प्रदत्तों से की जाती है। ये पूरा लिखेगा। एंड टायलर के अनुसार अधिगम अनुभवों के अंतर्गत पूर्व अनुभव एवं शिक्षार्थी प्रशिक्षण दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षक जो अधिगम एवं मानव विकास के बारे में जानते हैं उनके संदर्भ में भी अधिगम अनुभवों का चयन किया जाना चाहिए। ये पूरा टायलर का ही सिद्धांत है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एंड इसका उपयोग क्या है कि प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग आमतौर पर निम्न व सामान्य श्रेणी के बालकों के लिए किया जाता है, जिससे कि वे कक्ष में दूसरे बालकों के समान अपने प्रदर्शन में सुधार करके अपने शिक्षा के स्तर को सुधार सकें और दूसरे बालकों को समान वे भी लक्ष्य व उद्देश्यों के प्राप्त करने में सफल हो सकें। दूसरा क्या है कि प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग वास्तविक रूप में प्रशिक्षण संस्थाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रों के द्वारा किया जाता है। एंड तीसरा पॉइंट भी ऐसे है। और उसके बाद 5वां पॉइंट आप देखिए कि इस प्रतिमान के द्वारा पाठ को क्रमबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है।
अब आप पढ़ेंगे नए नए मॉडल्स, जैसे वनस्थली विद्यापीठ पर एक निबंध निकला है। तो वनस्थली विद्यापीठ एक कॉलेज है आपके राजस्थान में, इसके बारे में आप देखिए इसमें निबंध लिखना है। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि वनस्थली विद्यापीठ मतलब जो विद्यापीठ है उसमें इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। जो कीवर्ड्स है मैं सारे बता दे रहा हूँ आपको। हीरालाल शास्त्री ने एक आश्रम की स्थापना की भी, यहाँ पर बालिकाओं को पढ़ाया जाता है। एंड देखिए कि 1935 में हीरालाल शास्त्री ने इसे जीवन कुटीर का नाम बदलकर इसे शिक्षा कुटीर नाम रख दिया गया था। इसमें उन्होंने अपने 5-6 मित्रों की मतलब अपने मित्रों की 5-6 कन्याओं को लेकर शिक्षा कार्य प्रारंभ किया था और धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया और ये कच्ची झोपड़ियों में जहाँ कक्षाएं लगती थी अब वो पक्के भवन में हो गया है। एंड देखिए कि विद्यापीठ का आदर्श क्या है कि इसमें महिलाओं को शिक्षित करने का पूरा उद्देश्य है। इसमें देखिए कि भारत की परंपराओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करना, भारतीय महिला को पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों और बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वतंत्रता का भाव विकसित करना। इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंद ना बन जाए, भारतीय मर्यादा पर आधारित या बाहरी स्वतंत्रता होगी। एंड कन्याओं के चरित्र मतलब ये महिला से संबंधित आपका विद्यापीठ है। आप इसे गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वनस्थली विद्यापीठ। एंड इसमें देखिए कि पंचमुखी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। पहला बौद्धिक प्रकार पर, आपके व्यवहारिक शिक्षा पर, कला की शिक्षा पर, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती है। एंड इसमें देखिए कि शिक्षा विभाग कौन कौन से हैं। पहला आपका प्राइमरी लेवल पर भी शिक्षा है, सेकेंडरी लेवल पर भी है एंड उसके ऊपर भी आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। बहुउद्देशीय शिक्षा है, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा परीक्षाएँ ये सारी वहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है। और भी पॉइंट आप वनस्थली के बारे में देख सकते हैं। ये पूरे पॉइंट आपका वनस्थली से ही संबंधित है। आप देखिए कि आपको दूसरा मॉडल क्या पढ़ना है, इंदौर मॉडल पढ़ना है। इंदौर का एक प्राइमरी स्कूल है जो आपका, जैसे प्राइमरी स्कूल आपने देखा होगा कि टूटी फूटी इमारतें हैं, आप वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं होती, ऐसा प्रायः आप न्यूज़ में देखते आते होंगे। लेकिन इंदौर का जो प्राइमरी स्कूल का मॉडल है वो इतना हिट है कि वहाँ पर मतलब वो जो वहाँ इंदौर के आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी इसके कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं। तो यही आपका इसमें बताया गया है। तो जैसे देखेंगे कि सरकारी स्कूल को लेकर आपके मन में यही धारणा होती है कि स्कूल में टूटी फूटी इमारत, टाट पट्टी पर बैठे बच्चों और कक्षाओं में गायब शिक्षक वाली तस्वीर है। तो इंदौर का जो मॉडल है इसमें आप देखिए कक्षा का मतलब जो आपकी बच्चे हैं की रंग बिरंगी ड्रेस हैं, शर्ट हैं, स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी में सभी प्रकार की किताबें उपस्थित हैं। एंड इसमें देखिए कि जो बदलाव जिन्होंने लाया है वो एक शिक्षक थे और उसके बाद उसी कॉलेज के प्रधानाध्यापक बन गए। उन्होंने ही इसको इमेज बदलने की पूरी कोशिश की और ये प्रधानाध्यापक कौन है, अनुलता सिंह जी ने ऐसा किया है कि उन्होंने ये संकल्प लेकर ज्वाइन किया था कि ये सरकारी इमेज को बदलूंगी, मतलब सरकारी स्कूल के इमेज को, और उन्होंने इसको शहर का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल बनाया था। वो कैसे बनाया था वो आगे आप देखने वाले हैं। और इसमें देखिए कि 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 17 साल की अथक मेहनत व बेहद पिछड़े इलाके में स्थित स्कूल को शहर का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल बनाया गया। इसमें अनुलता सिंह जी कहती हैं कि उन्होंने अपना काम सत्यनिष्ठा से किया, इसीलिए ऐसा हो पाया। एंड ये देखिए कि वो कह रही हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी को लेकर ईमानदार हूँ। 2000 में इस स्कूल को ज्वाइन किया था एंड 2008 में इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गई, तब से इस स्कूल में हूँ। इसमें विभाग का बड़ा हाथ है जिससे सब कुछ संभव हो पाया। एंड देखिए कि इसमें किस प्रकार से मिडिल स्कूल में ग्रुप लर्निंग, माइंड मैपिंग ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। एंड 4 हाउस है। 4 हाउस मतलब जैसे आपके कॉलेजेस में आपने देखा होगा जब इंटरमीडिएट में थे या उसके पहले, जैसे ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ये सारे हाउस होते हैं, वैसे 4 हाउस हैं। पहला हाउस है ऑनेस्ट हाउस, दूसरा पंक्चुअल हाउस, तीसरा डिसिप्लिन एंड पोलाइट हाउस में पूरे कॉलेज को बांटा गया है। और ये पूरा मॉडल था आपका इंदौर मॉडल। एक बार आप पढ़ेंगे बस आपको पूरा मॉडल याद हो जाएगा कि कैसे क्या उसमें था। एंड अब देखिए कि रविन्द्रनाथ जी का शांति निकेतन पर एक निबंध लिखना है आपको। तो इसमें देखिए कि रविन्द्रनाथ जब 11 वर्ष के थे तो वे सर्वप्रथम अपने पिता के साथ शांति निकेतन गए। अपनी प्रथम अनुभूति के विषय में उन्होंने लिखा है कि यदि मुझे बाल्यकाल में यह सुयोग नहीं मिला होता तो मेरा जीवन नितांत असंपूर्ण सा रहता। शांति निकेतन की प्राकृतिक छवि ने बालक रविंद्र का ध्यान अत्यधिक आकर्षित कर लिया था या आकृष्ट कर लिया था। एंड इसमें देखिए कि उन्होंने गुरुदेव टैगोर ने जब अपना ध्यान शिक्षा में सुधार में की ओर लगाया तो वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की विशेषताओं की ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने
प्रकृति की गोद में उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कराई थी कि मतलब खुले मैदान में या खुले छत पर आसमान के नीचे उन्होंने प्रकृति की गोद में स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था। एंड यही पूरे पॉइंट आप देखेंगे शांति निकेतन में। अतः उन्होंने 6 मई 1922 को शांति निकेतन में ही विश्व भारती की स्थापना की। विश्व भारती की स्थापना का उनका 3 उद्देश्य थे। पहला कि पूर्व एवं पश्चिम की भिन्न संस्कृतियों को उनके मौलिक एकता के आधार पर निकट लाना, इसी एकता के आधार पर पश्चिम के विज्ञान और संस्कृति के निकट पहुंचना एंड गांव के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ग्रामीण पुनर्संरचना संस्थान की स्थापना करना। ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे इसमें। एंड आप ये पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे विश्व भारती के अनेक विभाग हैं जिन्हें भवन कहा जाता है। जैसे पाठ भवन है, पाठ भवन के बाद आपका शिक्षा भवन है, उसके बाद आपका है विद्या भवन है, विनय भवन है, कला भवन है, संगीत भवन है एंड चीन भवन है, हिंदी भवन है, श्री निकेतन है, चीनी भाषा के लिए चीन भवन है एंड शिल्प सदन भी है। तो ये इतने आपके वहाँ पर क्लासेस हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से विभाग बटे हुए हैं। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया एंड शांति निकेतन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से भरपूर है। स्वयं राष्ट्रपति महात्मा गांधी जब अफ्रीका आए थे तो कुछ समय बाद वे शांति निकेतन निकल गए। अपने शांति निकेतन प्रवास का बड़ा रोचक वर्णन गांधी जी ने कहा कि जब राजकोट से मैं शांति निकेतन गया तो वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और शिक्षार्थियों ने मुझे अपना प्रेम से नहलाया। स्वागत की विधि से में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। ये महात्मा गांधी जी का अनुभव था शांति निकेतन के प्रति। तो उन्होंने बताया यह मेरी मंडली से अलग से ठहराया गया था। मगनलाल गांधी उस मंडली को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग की बदौलत शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैलाई हुई थी। अब आपका ये शांति निकेतन मॉडल पढ़ा, आपने इंदौर का मॉडल पढ़ा, तो ये सारे मॉडल आप याद रखिएगा। आपका ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है अति लघु उत्तरी में। तो अब आप पढ़ने वाले हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए कि कह रहा है कि 23 विद्वानों ने शिक्षा की नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा एंड इसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है। पहला कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है कि रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए बालकों को एंड पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। एंड फोर्थ पॉइंट है कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो सुझाव दिए गए हैं वो देखिए कि पहला है आपका जैसे सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का सुझाव है एंड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये आप पहले बताएंगे। उसके बाद जो जो सुझाव दिए गए हैं वे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए कि बहुत सारे आपको निर्देश दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको टोटल 20 पॉइंट बताया गया है। इसमें से अगर आप 10 पॉइंट भी लिख लेते हैं अपने आंसर कॉपी में तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कि दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 का विस्तार से वर्णन करना है। मतलब NCFTE 2009 के प्रमुख सुझाव क्या हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाकर शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है एंड इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब नीचे आप एक बार इसको पढ़िएगा एंड देखिए कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। पहला कि यह निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केंद्र राज्य एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की भागीदारी में उपयुक्त संस्कारों, स्थानीय प्राधिकरणों और अभिभावकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करता है। शिक्षक छात्र अनुपात, भवन निर्माण आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें देखिए और भी पॉइंट हैं तो आप सभी लोग एक बार इसका रीडिंग कर लेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे।
एंड अब देखिए कि आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो आपने पीछे पढ़ा है वही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है। प्रतिमान या मॉडल क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हेनरी सिसिल स्वील्ड ने मॉडल को क्या कहा है कि यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान कहलाता है। तो ये आपका यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार मॉडल क्या है वो बताया गया है। अब देखिए कि मॉडल ऑफ कैरिकुलम क्या है, इसे आपने पीछे पढ़ा। इसमें पाठ्यक्रम के 3 तथ्यों, उद्देश्य क्या है, उसकी प्रक्रिया और परिस्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। अब आपको फिर से बताना है कि प्रशासनिक प्रतिमान के गुण। तो आपने जो भी पढ़ा है पीछे बस उन्हीं को 4-5 पॉइंट को यहाँ पर आपको डिस्कस कर देना है। ये सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं तो इसको आपको लिख देना है अपनी कॉपी में। एंड अब देखिए कि प्रशासनिक प्रतिमान के दोष ये भी आपने पढ़ लिया है कि इसमें क्या होता है कि अध्यापक पर अत्यधिक कार्यभार होना, दूसरा इसकी लंबी प्रक्रिया का होना, तीसरा कार्य का पर देरी होना, उचित सहयोग का अभाव, ये सारी समस्याएं हैं प्रशासनिक प्रतिमान के, ये सारे दोष हैं। अब देखिए कि ज़मीनी प्रतिमान के महत्व एवं उपयोग का वर्णन करना है। ग्रास रूट मॉडल आपने पीछे भी पढ़ा, तो इसी में आपको बताना है कि ग्रास रूट मॉडल में आपने पढ़ा था कि ये समय समय पर जहाँ पर भी आवश्यकता होती है ये आपकी मदद करता है। तो इसमें देखिए कि ज़मीनी प्रतिमान में अध्यापक आगमन विधि का उपयोग करता है, इसमें पाठ्यचर्या का विकास सही ढंग से होता है। एंड देखिए कि पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में अध्यापक को बिजली के आगमन की तरह माना जाता है, जिससे आने से पूरे वातावरण में रोशनी आ जाती है। उसी तरह अध्यापक का अनुभव और नए ज्ञान से पाठ्यचर्या को नई दिशा मिलती है। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप देख लीजिए, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप जो भी आपको अच्छा या सिंपल लगे उसको याद कर लीजिए। एंड अब देखिए कि प्रदर्शन प्रतिमान की सीमाएं कौन कौन सी है। पहली सीमाएं है कि इसमें इस सोपान में अनुकरण पर अधिक बल दिए जाने के कारण ही छात्र अध्यापकों की मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे प्रशिक्षण के उच्च स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब छात्र प्रदर्शन प्रतिमान के अंतर्गत अपने पाठ को दिखाकर कौशल का विकास करना चाहते हैं, इससे वे अपने कौशल का सही ढंग से विकास नहीं कर पाते, क्योंकि सभी छात्र अध्यापक के द्वारा दिए गए अनुदेशन के अनुसार पाठ का सही रूप में छात्रों के समझ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे समस्याएं हैं प्रदर्शन प्रतिमान की, तो इसको आप लिख लीजिए। अब सुधार के उपाय क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। तो इसमें पहला सुझाव दिया गया है कि जब छात्र प्रदर्शन प्रतिमान के अंतर्गत प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके अपने पाठ का सही ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, तो उस पाठ के दौरान आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने या अपनी शंकाओं के स्पष्टीकरण का सही अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वे पाठ के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। अब देखिए कि आपको पढ़ना है CIET पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब CIET NCERT की एक संवैधानिक इकाई 1984 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण विभाग के विलय के साथ अस्तित्व में आई। CIET शिक्षण प्रौद्योगिकी की एक प्रीमियम राष्ट्रीय संस्थान है। एंड इसमें आप पूरा ये एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड इसमें देखिए कि कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, अर्थात रेडियो, टीवी, फिल्म, उपग्रह संचार और साइबर मीडिया या तो अलग से या संयोजन में संस्थान शैक्षिक अवसरों को चौड़ा करने, इक्विटी को बढ़ावा देने और स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिविधियों का आयोजन करता है। तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में लिखिएगा। एंड अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बस अब आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।